नमस्कार। कार्यक्रम जीवन शैली में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ विश्वबंधु पांडे। दर्शकों, आज हम इस कार्यक्रम में बेहद खास विषय बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ विषय पर बातचीत करेंगे और किस तरह से इस अभियान के द्वारा बेटियों की रक्षा, सुरक्षा, उनके स्वावलंबन की बातें आज हम अपने इस कार्यक्रम में करेंगे। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारी खास मेहमान डॉक्टर मनु शर्मा शिवपुरी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आप एक लेखिका हैं और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर आप हरिद्वार की हैं। इसके साथ ही आपको कविताओं को लिखने का, लेखन करने का भी शौक़ है। मैम, जैसा कि आज का हमारे ये कार्यक्रम जीवन शैली और इसमें आज हम बेटियों से जुड़ी बातों को करेंगे, जैसे कि मुख्य रूप से हमारे कार्यक्रम बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ पर आधारित है, उनकी रक्षा, सुरक्षा और स्वावलंबन पर आधारित है। तो सबसे पहले तो हम अपने व्यूअर्स से आपका परिचय कराना चाहेंगे। आपका परिचय आप अपने शब्दों में दें। धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर मनु शिवपुरी। एक्चुअली मेरी जो लेखन की शुरुआत हुई है वो काफ़ी बचपन से हुई। मैं कक्षा 8 में पढ़ती थी, तो मैं अक्सर मेरी मम्मी कविताएं लिख कर दिया करती थी 26 जनवरी 15 अगस्त के लिए। तो उस दिन भी 26 जनवरी से 3-4 दिन पहले का वक्त था। मैंने कहा कि मम्मी कविता लिख दीजिए, नई पढ़नी है मुझे। उन्होंने कहा नहीं, अब तुम बड़ी हो रही हो, तुम खुद लिखो। तो मैंने कहा मैं कैसे लिखूंगी? उन्होंने कहा कोशिश करोगी तो सब चीज़ कामयाबी मिलेगी। तो मैंने लेखन की शुरुआत की और पहली मेरी देशभक्ति की रचना थी हम कश्मीर नहीं देंगे। तो शुरुआत जो होती है, हमारे बचपन का जो प्रभाव होता है वो हमारे जीवन शैली पर, हमारे पूरे जीवन पर हमेशा रहता है। तो इसी तरह से लेखन की शुरुआत हुई। देशभक्ति शायद बचपन में ऐसी कूट कूट कर भरी गई कि जिसकी वजह से आज मैं जहाँ पर भी हूँ, शायद मेरी देशभक्ति ही मुझे यहाँ तक लेकर आई है। हो सकता था मैं भी खो जाती कहीं और आराम पसंद हो जाती, लेकिन मेरी परवरिश में देशभक्ति को भरा गया और मुझे भारत सरकार की तरफ से ब्रांड एम्बेसडर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बनाया गया। तो वो भी मेरे कार्यों का सर्वेक्षण हुआ और उसमें देखा गया कि मैं निस्वार्थ रूप में कैसे गवर्नमेंट स्कूल्स, जिनकी स्थिति आप सब समझ सकते हैं कि उतनी बेहतर नहीं है, अभी हम लोग प्रयासरत हैं, तो वहाँ पर हम्बल बैकग्राउंड के बच्चे बहुत आते हैं। तो मेरे मन में अचानक आया कि मैं क्यों ना वहाँ जाकर फ्री पढ़ाऊँ। पहले मेरे मन में चल रहा था, मैं आसपास के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। फिर एक दिन प्रधानमंत्री मोदी जी का मैंने स्पीच सुनी 5 सितंबर को। उन्होंने कहा जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं वो जाकर वहाँ पर पढ़ा सकते हैं। तो बस उसी दिन मैं नेक्स्ट डे सुबह मॉर्निंग 8 बजे स्कूल पहुँच गई और मैंने वहाँ की प्रिंसिपल मैम से कहा कि मुझे फ्री पढ़ाना है। तो उन्होंने कहा मैंने भी समाचार सुना है, आप पढ़ा सकती हैं। मैं क्लास में गई और वहाँ पर जाकर मैंने सबसे पहले जब बच्चों को 5-6 क्लासेस को एकत्र किया, तो वहाँ पर जो पहला मेरा क्लास था, मैंने देखा कि बच्चे पढ़ना नहीं चाह रहे थे, वो असेंबल भी नहीं होना चाह रहे थे। तो मैंने उन्हें कहा यहाँ पढ़ाई नहीं होगी, ये तो मूड फ्रेश क्लास है। और मैंने बोर्ड पे लिख दिया मूड फ्रेश क्लास, ताकि हम पढ़ाई की शुरुआत ऐसे करें कि ताकि वो बच्चियाँ एक मूड फ्रेश के समा में और वो पढ़ती भी जाएं और आगे बढ़ती भी जाएं। तो इस तरह से मेरी शुरुआत हुई और यही नोटिस रहा। फिर स्कूल को अडॉप्ट करना, वहाँ की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना, बेंचेस कराना, लाइट पंखों की व्यवस्था कराना, पानी की व्यवस्था, टॉयलेट की व्यवस्था, ये सब ऐसे बढ़ती चली गई कि पता ही नहीं चला कि कब वो बहुत सुंदर स्कूल और बहुत एनर्जेटिक बच्चियाँ बन गई वो। मैम, जैसा कि आज हम अपने इस कार्यक्रम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ विषय पर बातचीत कर रहे हैं, तो अपनी एक जीवन शैली हर व्यक्ति की होती है और ऐसी जीवन शैली मुझे लगता है बेटियों की भी होती होगी। तो इनकी जीवन शैली किस तरह की होती है, क्या आप इस पर कहना चाहेंगी? जी, बालिकाएं जो है एक बहुत सुंदर रूप है प्रकृति का जी। तो अगर हम देखें तो घर में रौनक किससे होती है? बेटियों से। बेटे अपने स्थान पर हैं, लेकिन घर की रौनक को बेटियां ही कहा जाता है। तो क्यों ऐसी भावना आई कि लोगों ने उसे ही आहत करना शुरू कर दिया जी? तो क्यों ऐसा हुआ कि उसके जन्म पर भी प्रतिबंध हो गया? तो क्यों ऐसा हुआ कि वो समाज में घूम नहीं सकती, फिर नहीं सकती, एक आज़ादी के माहौल में इवन पढ़ाई तक नहीं कर सकती? अगर कई जगह के स्कूल की घटनाएं भी हम देखते हैं तो बच्चियां सुरक्षित नहीं रही हैं। वो भी इंसान हैं। 50% हिस्सा है हमारी जो सभ्यता संस्कृति है उसका 50% हिस्सा है। तो उन्हें जो समानता मिलनी चाहिए
उसमें एक द्वंद्व पैदा हुआ है और उनके लाइफस्टाइल में निश्चित रूप से बहुत बड़ा परिवर्तन आया। परिवर्तन क्या, उन्होंने क्या क्या सहन किया, उसके बाद आज एक परिवर्तन की दिशा मिल रही है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो शैली है वो आगे बढ़ रही है और अब बच्चियां पढ़ रही हैं, लिख रही हैं, आगे बढ़ रही हैं और नए नए मुकाम, जिनको हम कई फील्ड ऐसे थे सिर्फ पुरुषों के लिए छोड़ देते थे, जैसे हमारी आर्मी, एयरफोर्स सिर्फ पुरुषों के लिए थी, लेकिन आज लड़कियों ने बहुत अच्छे रूप में अपने आप को साबित किया है। जी बिल्कुल। और बेटियां जो हैं शिक्षित हो रही हैं, स्वावलंबी बन रही हैं। बिल्कुल। ये जो अभियान है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये कब और कैसे शुरुआत हुई, ये हमारे व्यूअर्स को जरा आप विस्तृत ढंग से बताएं। ये 22 जनवरी 2015 की बात है, जब प्रधानमंत्री जी ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं बहुत उनका साधुवाद करना चाहती हूँ, अपने मन से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि उन्होंने इस पहल की शुरुआत हरियाणा के एक पानीपत शहर से की। सबसे ज़्यादा पहले जो हमारा जनगणना होती थी तो उसमें जो रेशो आता था उस पर किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा था कि एक आविष्कार ने किस तरह से एक जो हमारा पार्ट है सभ्यता का, उसे ख़त्म करने का कार्य शुरू कर दिया था। वो था हमारे यहाँ भ्रूण हत्या। और जब ये 2011 में गणना हुई तो 1000 बॉयज़ लड़कों के पीछे जो लड़कियों की संख्या आई वो 914, 915 तक इतनी गिर चुकी थी। कारण था कि एक आविष्कार हुआ, वो स्वास्थ्य के प्रति अवेयरनेस के लिए था कि सब कुछ सुरक्षित है, लेकिन किसने ये भ्रमित किया कि इससे टेस्ट करा लेंगे तो हम लड़कियों की भ्रूण हत्या कर देंगे और सिर्फ पुत्रों को ही जन्म देंगे। तो ये जो था ये बहुत एक घातक सिद्ध हुआ। इसमें 100 जिलों को चिन्हित किया गया। मैम, जो जैसे कि आज के बेटियां जो हैं वो शिक्षित हो रही हैं, स्वावलंबी बन रही हैं, तो इस अभियान से आप किस तरह से देखती हैं कि क्या कुछ नया इसमें हो रहा है और किस तरह से बेटियां शिक्षित हो रही हैं, स्वावलंबी बन रही हैं? ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि काफ़ी लोगों को इसकी जानकारी भी नहीं है। एक हमारी योजना है नंदा गौरी योजना। तो जब महिला गर्भवती होती है उसका रजिस्ट्रेशन आंगनवाड़ी पर जाकर तभी किया जाता है। उसके बाद उसकी माता को आहार और उसको जो भी ज़रूरतों की पौष्टिक आवश्यकताएं होती हैं उनकी पूर्ति कराई जाती है और फिर सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क प्रसव की व्यवस्था है। और उसके बाद जन्म के उपरांत भी 6000 रुपये उस बालिका के नाम दिए जाते हैं, ताकि उसकी जो आगे की ज़रूरतें हैं, बच्चे को पालन की है, तो वहाँ से शुरुआत हो सके। और उसके बाद निश्चित रूप से आगे उसकी एजुकेशन में, उसकी पढ़ाई के लिए बड़ी जो उच्च स्तरीय हमारी शिक्षा पाएगी बच्ची, उसके लिए और उसके विवाह के लिए, वहाँ तक के लिए हमारे पास योजनाएं हैं। जी, इस योजना का उद्देश्य हम आपसे समझना चाहेंगे। बेटियों से जुड़ी हुई योजना है, बेटियों को शिक्षित करने के लिए, उन्हें बचाने के लिए, तो उद्देश्य किस तरह का है इसका? उद्देश्य हमें इस तरह का है कि हमने क्या क्या झेला है। जी, बाल विवाह झेला है। विवाह के बाद जो बाल विवाह होता था, बालिका जो थी 6, 7, 8 साल की होती, कई बार 10 साल की होती, पुरुष 50 वर्ष का, 60 साल का, ऐसा तक एक वो था। तो उसमें क्या था कि कई बार पुरुष की मृत्यु हो जाती थी जल्दी ही, तो वो जो बालिका थी वो कहीं कहीं नहीं रहती थी, उसको वैधव्य जीवन व्यतीत करना पड़ता था, उसे सती प्रथा झेलनी पड़ती थी। मतलब कहाँ कहाँ हम देखें कि कहाँ कहाँ पक्षपात था, पूरे घर का कार्य करना, लेकिन माँ का नाम तक बच्चे नहीं जानते थे। बहुत सारे परिवार हमारे जो पिछला कुछ समय ऐसा गया है उसमें बच्चों को सिर्फ माँ या चाची नाम पता होता था, माँ का नाम भी नहीं पता होता था। तो घर पे एक उसके नाम की नेम प्लेट लगना, वो तो एक बहुत ही बड़ा निश्चित रूप से। मैम, ये तो खैर कुरीतियों की बात हुई, इनका अंत भी हुआ और सरकार की जो नई नई योजनाएं आई हैं उनसे जो है ये चीज़ें खत्म हुई हैं और बेटियों को नया उनका जीवन बना है, शिक्षा मिली है, स्वावलंबी वो बनी है। तो आज जो ये योजनाएं हैं इसकी विशेषताएं कई सारी हैं, लेकिन इससे समाज को क्या लाभ मिल रहा है, हम इस पर आपसे आपके विचार जानना चाहेंगे। इसके अंदर जागृति आ रही है। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है ना, अवेयरनेस करना है, क्योंकि हमारे कोई भी प्रचार प्रसार, जो अभी हमारा 800 करोड़ का बजट था, उसमें से जितना भी पैसा खर्च किया गया है उसमें लगभग 80%
प्रचार प्रसार पे लगाया गया। आप देखते होंगे कहीं भी ट्रक आपके सामने से गुजरता है, लॉरी सामने से गुजरती है, सब पे लिखा रहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम लोग गांव में जाते हैं, वहाँ अवेयरनेस करते हैं, हॉस्पिटल्स में अवेयरनेस, तो अवेयरनेस से परिवर्तन आता है। तो उससे कहीं ना कहीं भ्रूण हत्या जो इतने बड़े रूप में हो रही थी, उसका रेशो हमें एक सुखद एहसास कराता है कि अब 945 से 955 तक की संख्या बीच के जो जिले हैं जो एक हमने इस क्राइटेरिया में रखे थे, वो इस श्रेणी में बढ़ रहे हैं। तो हम पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं, सकारात्मक की तरफ। तो ये सोच में परिवर्तन ही है जो हमें एक उत्साह और आगे बढ़ने की लगन पैदा कर रहा है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छे ढंग से आपने बताया, और इससे जो रूढ़िवादी मानसिकता है उसका भी खात्मा हुआ है। उत्तराखंड की हम बात करें मैम, पहाड़ी क्षेत्र हैं और आप हरिद्वार की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, तो आप क्या मानती हैं पहाड़ी क्षेत्रों में और जो शहरी और प्लेन के क्षेत्र हैं, मैदानी क्षेत्र हैं, वहाँ पर किस तरह से इस अभियान को सराहना मिली है या इसको प्रोत्साहन मिला है? इसमें हमारे जो स्वास्थ्य विभाग कर्मचारी और शिक्षा विभाग है, इसने बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। आंगनवाड़ी जो हैं उन्होंने भी बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। स्वास्थ्य कर्मियों ने जो ये टेस्ट था ये प्रतिबंधित किया है, और इसका परिणाम यही हुआ है कि जो पिछले 20 साल पूर्व का एक 2 दशक ऐसे गए हैं जिसमें बहुत ज़्यादा टेस्ट हुए और भ्रूण हत्याएं हुई, वो उन पे पूर्णतः लगभग प्रतिबंध आ चुका है। और इसी वजह से इस बार का जो हमारा रेशो रहेगा तो उम्मीद है कि 950-960 को क्रॉस करेगा। तो ये सब जो हमारे डाटाज हैं ये हमें दिखाते हैं कि निश्चित रूप से हम उत्तराखंड में अपने कार्य अच्छे रूप से कर पा रहे हैं। और ये जो एक अवेयरनेस है, मानसिकता परिवर्तन क्या है कि हम महिला दिवस मनाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं क्या है, सिर्फ एक दिन आप फूल पकड़ा देंगे, बुके दे देंगे तो क्या मानसिकता आपकी परिवर्तित हो गई? इसका नाम भी परिवर्तित होना चाहिए। इसका नाम होना चाहिए मानसिकता परिवर्तन दिवस, ताकि हम उस नारी, जो हमारी कहावत थी ना कि नारी की पूजा की जाती है, तो वो ही हमें दोबारा लाना है अपने देश में। हमारा देश कभी भी नारी को शोषित नहीं करता था। बीच का कुछ समय ऐसा गया कि जो भ्रांतियों के चलते ऐसा दृश्य सामने आया, तो हम वही राम राज्य फिर से लाना चाहते हैं। इसमें एक बहुत चीज़ें जुड़ी हुई हैं। बेटियों को बचाने की बात तो है ही, बेटियों को पढ़ाने की बात, उनकी शिक्षा को लेकर के बात की गई है, उन्हें शिक्षित बनाने के लिए। तो आप क्या देखती हैं किस तरह से शिक्षा का स्तर जो है, क्योंकि जीवन शैली जो है वो शिक्षा पर काफ़ी रूप से आधारित इस तरह से है कि अगर हम शिक्षित होंगे तो हमारी निश्चित रूप से हमारी जो जीवन शैली होगी वो काफ़ी अच्छी होगी, उत्तम होगी, उन्नत होगी, और हम समाज में अपने जीवन को बहुत अच्छे ढंग से जी सकते हैं, अपने सामाजिक दायित्वों की जो पूर्ति है वो अच्छे ढंग से कर सकते हैं। तो जो पहाड़ी क्षेत्रों में शिक्षा किस तरह से बेटियों को दी जा रही है, किस तरह से उन्हें अवेयर किया जा रहा है, अवेयरनेस किस तरह की है? प्रयास इस स्तर तक हैं कि टीचर्स जो हैं वो घर घर जाकर बच्चों को लेकर आती हैं जी। वो प्रयास करती हैं कोई भी बच्चा हमारे हाथ से शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए, और इसके परिणाम भी आ रहे हैं। जो परसेंटेज ऐसे थी कि 30% स्कूल में बच्चे रहते थे, 35% रहते थे, वो अब 90-95% अटेंडेंस रहती है। तो सब बालिकाओं को, अब माता पिता भी अवेयर होने लगे हैं। जब एक समूह समझाता है, वहाँ पे उनकी काउंसलिंग की जाती है कि आपको बेटियों को पढ़ाना है, बेटा पढ़ता है तो एक परिवार पढ़ता है, बेटी पढ़ती है तो 2 परिवार पढ़ते हैं। और एक माता का पढ़ा लिखा होना, जितने भी हमारे उदाहरण है, ऐतिहासिक उदाहरण ले लो, शिवाजी का, महाराणा प्रताप का, कहीं ना कहीं माता का बड़ा रोल रहा है। तो अगर महिलाएं शिक्षित होती हैं तो निश्चित रूप से एक बहुत अच्छे परिवार का निर्माण होता है। और अब ये सब जागृति आ रही है, टीवी, मीडिया, रेडियो, हर जगह प्रसार है कि बेटियों को पढ़ाना है तो जीवन को आगे बढ़ाना है। जी, आप स्वयं एक शिक्षिका और आपने बच्चों को पढ़ाया भी है, इस तरह की बातें आपने की, तो आपको क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं शिक्षा को लेकर के कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है आज की वो उन तक पहुंच रही है या हमें इसे और बढ़ाने की ज़रूरत है और अच्छा इसमें गुणवत्ता लाने की ज़रूरत है? जी, एक्चुअली हमारे यहाँ कक्षा 12 तक निःशुल्क शिक्षा है, किंतु कुछ परिवार मुझे ऐसे दिखाई देते हैं कि जो शहर से, गांव से बहुत दूर रह रहे हैं, उनके पास स्कूल की व्यवस्था नहीं है। इसके लिए हमारी जो कस्तूरबा योजना है,
कस्तूरबा योजना को सब लोग नहीं जानते हैं आज अभी, लेकिन हमारे पास सरकार द्वारा आवासीय छात्रावास हैं जिनमें हम 6 से लेकर 12 तक और कहीं कहीं प्राइमरी लेवल पर भी बच्चों को पढ़ाते हैं और रखते हैं उनको वहीं पर। आवासीय छात्रावास है और सब उनकी यूनिफॉर्म, खाना पीना, पहनना, कंप्यूटर वाली एजुकेशन, सब कुछ हम उन्हें प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे बच्चों को हम वहाँ ले जाकर एडमिशन करा रहे हैं और मुझे भी काफ़ी सफलता मिली है ऐसे बच्चों को वहाँ तक पहुँचाने में। तो ये लगता है कि और यहाँ तक है उसका प्रावधान इतना अच्छा किया गया है कि जो माता पिता बिल्कुल असहाय हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, नहीं पाल सकते बच्चों को, तो जब वो घर जाएंगे छुट्टियों में तब भी उन्हें 60 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से उनके अकाउंट में पहुँचेंगे, ताकि तब भी वो बच्चियाँ जो हैं माता पिता पे भार ना रहें और वो अच्छे से अपना जीवन यापन के लिए तैयारी करती रहें जी। तो बहुत अच्छा प्रयास है और सर्व शिक्षा अभियान है जिसमें हम टैलेंट पैदा करते हैं, बच्चियों को कुछ कुछ ट्रेनिंग देते हैं जो वो उनके लोकल जो टैलेंट है उनका उसको निखारने का प्रयास करते हैं। बच्चों में अगर वॉइस अच्छी है तो उसमें हम उन्हें गाने में आगे बढ़ाते हैं, म्यूज़िक में कुछ सीखना चाहते हैं तो हम उसमें भी आगे बढ़ाते हैं। तो बहुत ब्यूटिशियन कोर्स, स्टिचिंग का और नए नए बहुत सारे कोर्स हैं आज जो हम प्रयास कर रहे हैं कि बच्चियों को इस लेवल पे लाएं कि वो सक्षम हो सकें। बिल्कुल, इनका स्किल डेवलपमेंट को लेकर के और वो अच्छे ढंग से इन कार्यों को करें। मैम, आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से जुड़ी हुई हैं, तो हम अपने व्यूअर्स को इस बात की ये एक इन्फॉर्मेशन, ये जो जागरूकता है इसको बढ़ाना चाहेंगे कि इसका पंजीकरण किस तरह से रजिस्ट्रेशन किया जाता है इस योजना के लिए, और इसके लिए जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स अगर आप बताना चाहें। जी, इसका पंजीकरण तो अगर गर्भावस्था शुरू होने पर हम आंगनवाड़ी में सबसे पहला पंजीकरण कर सकते हैं, वैसे तो ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है जी। और उसके बाद बच्ची जैसे ही जन्म के उपरांत उसका पासबुक खुलाने का कार्य है जो 0 बैलेंस से हो सकती है। आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र और उसका निवास प्रमाण पत्र और माता पिता की आय, बस मुख्य रूप से यही डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं और बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटी नहीं है, बहुत आसानी से सभी बैंकों में ये उपलब्ध हैं, जो भी हमारे देश के सभी बैंक हैं सब में उपलब्ध है, सब में आराम से कराया जा सकता है। तो इससे बच्ची की एजुकेशन की, उसकी यूनिफॉर्म की, उसकी डाइट की, सभी जो योजनाओं का लाभ है उसे दिन प्रतिदिन मिलना प्रारंभ हो जाता है जी। मैम, आज का जो स्त्री लिंगानुपात है या फिर हम बेटियों को बचाने की बात कर रहे हैं, इसमें आज शिक्षा का स्तर बढ़ गया है, तकनीक भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तकनीकी रूप से भी हम सक्षम हो गए हैं, तो क्या कारण है इसका कि ये जो इसका जो रेशियो है ये इसमें गिरावट के क्या कारण आपको लगते हैं अपने विचारों में? ऐसा है कि हमारे समाज में ऐसा माना जाता है कि मुखाग्नि अगर पुत्र देगा तो मुक्ति होगी, तो पुत्री को इस लायक नहीं समझा गया है कि वो मुखाग्नि दे। तो ये ऐसी जो सोच माता पिता के अंदर बैठी है, तो उसी कारण से जो एक प्रभाव पड़ता है उनको कि पुत्र को ही जन्म देना है। आज जैसे कि हम देखते हैं कि बच्चे सभी लोग चाहते हैं कि 1 या 2 हों, तो इसका ये भी है कि अगर किसी के पहली बार में पुत्र हो जाता है लेकिन आज तो की दूसरी जो बार बात नहीं हम कर रहे हैं, आज के लेता। परिप्रेक्ष्य की हम बात करें, आज के परिदृश्य की बात करें, तो बेटियां अंतरिक्ष से लेकर के हर फील्ड में, चाहे वो कम्युनिकेशन का फील्ड हो, पत्रकारिता का फील्ड हो, शिक्षा का फील्ड हो, इंजीनियरिंग का फील्ड हो, तमाम तरह के अलग अलग जो भी क्षेत्र हैं वहाँ पर बेटियाँ बहुत अच्छा कर रही हैं और नंबर 1 पर रह रही हैं। तो उनको प्रोत्साहित करने के लिए कि ये चीज़ें लोग जो हैं वो उनकी इस चीज़ को ख़त्म करें, मानसिकता में सुधार लाएं, अच्छे ढंग से उन्हें पढ़ाएं, इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, हमारे पास इतनी सुविधाएं हैं कि जैसे बच्ची अगर एजुकेशन में है तो एजुकेशन में आगे बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल निश्चित रूप से इतनी सारी योजनाएं हैं कि हम विदेशों तक भेजकर उनकी उच्च शिक्षा प्राप्त करा सकते हैं। और अगर वो स्पोर्ट्स में अच्छी हैं तो हमारे पास ऐसे स्कूल उपलब्ध हैं कि जो हम उन्हें अच्छा प्लेयर बना सकते हैं, देश का नाम रोशन करती हैं लड़कियां। आप देखते ही हैं कितनी सारी बच्चियां हैं जो बहुत अच्छे रूप में कर रही हैं। तो अब किसी भी दिशा में आपको बिल्कुल हताहत नहीं होने की आवश्यकता है कि आप पीछे रहें। माता पिता को एक कर्तव्य रखना चाहिए कि अब मेरी बेटी बेटे के बराबर है जी। कहीं पर भी वो मेरी बेटी जो है बेटों से पीछे नहीं रहेगी, मुझे इसे थोड़ा सा बस प्रोत्साहन देना है। और प्रोत्साहन माता पिता का हो और समाज का भी हो,
क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में समाज भी माता पिता के ऊपर इतना प्रेशर बना देता है कि तुम बच्चियों को पढ़ा रहे हो, किस काम की है, ये तो दूसरे घर चली जाएगी। तो ये जो एक मानसिकता है ये परिवर्तित हो रही है, निश्चित रूप से परिवर्तित हो रही है। आप कहीं का भी कोई डाटा देखिए, हर चीज़ में परिवर्तन आया है, लेकिन अभी इसे और परिवर्तित करना है जी। अभी हमें यहाँ पर सब्र का हमारा जो स्टेज है वो नहीं आई है। अभी हम अपनी शुरुआत इनिशियल ही मानते हैं कि इसको हमें आगे बढ़ाना है और बहुत अच्छे लेवल पर अपने भारत को खड़ा करना है जी। मैम, आप एक समाज सेवी हैं और समाज के लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्य आप कर रही हैं। हम जानना चाहते हैं बेटियों से जुड़े हुए, महिलाओं से जुड़े हुए कौन कौन से आप कार्य कर रही हैं और इन्हें बढ़ा रही हैं। अक्सर रोज़ मेरी सुबह की शुरुआत यही होती है कि कहीं ना कहीं से मुझे फ़ोन कॉल मैसेज आए हुए होते हैं कि ये हमारी समस्या है, बेटी इस तरह से परेशान है। अभी कुछ दिन की बात लें तो मेरे पास एक घर में काम वाली लेडी थी, वो मेरे पास आई और रोने लगी कि मेरी बहन के 3 बच्चियां हैं और वो इतनी बुरी तरह से दुखी हैं कि उनके पिता का स्वर्गवास हो चुका है और जो दादा हैं वो घर में रखने के लिए तैयार नहीं है, वो किसी तरह से रुकी हुई है। तो 2 दिन बाद उनको खाना मिलता है, मतलब 3 टाइम स्किप किया जाता है, तब चौथे टाइम के ताकि वो मरे ना बस। ये स्थिति उन बच्चियों की 3। और फिर वो चुपके से निकाल देती है घर से बाहर। ब्राह्मण परिवार की ये घटना है और वो फिर बच्चे भूख से जब तड़पते हैं तो भीख मांग रहे हैं सड़कों पर। फिर मुझे पता चला कि ये जो केस है लखनऊ के पास के गांव का है। अब मुझे अपनी क्षमताओं पर ये था कि मैं शायद हरिद्वार क्षेत्र में ही कुछ कर सकूंगी, पर मैं इतनी परेशान थी कि करना ही है मुझे। मैंने कैसे कैसे करके उनको हरिद्वार बुलाया, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कराए, उनको कस्तूरबा आवासीय छात्रावास में एडमिशन दिलाया, उनके रिगार्डिंग अपना अथॉरिटी लेटर दिया और उन बच्चों की शिक्षा अब 6 से लेकर 12th तक वहाँ पर सुरक्षित हो गई। छुट्टियों में भी अपनी मम्मी के पास आएंगे तो उन्हें परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो अगर हम प्रयास करते हैं तो हमारे पास सब कुछ है कि जहाँ एक बच्चियाँ कभी स्कूल नहीं जाना, ये सब चीज़ें उनके जीवन का एक हिस्सा बन चुकी थी, भीख मांगने की बुरी स्थिति झेल रही थी, आज वो पढ़ने के लिए अग्रसर हो चुकी हैं और 1 साल अभी कुछ दिन पहले उनका पूरा हुआ है, तो अब नेक्स्ट क्लास में भी आ गई। बिल्कुल, और शिक्षित होकर के पढ़ लिख करके वो स्वावलंबी आगे बनेंगी। जी, एक और घटना, मतलब आप अभी समाज की बात कर रहे थे तो हमें ये जिक्र करना जरूरी है कि एक बच्ची हर की पौड़ी पर 3 वर्ष की बालिका, बड़ी प्यारी सी सुंदर सी बच्ची, मैंने देखा उसको, तो उसको गंगा जी में बहते हुए एक कांस्टेबल ने देखा और उसने वहीं से कूदकर उसको बचा लिया और तभी से अनाउंसमेंट शुरू कर दिया। उस बच्ची का फ़ोटो लिया गया और हॉस्पिटल पहुंचाया गया कि किसी की बच्ची ये गिर गई है, आप ले जाएं। 2 दिन तक दिन रात अनाउंसमेंट होते रहे लेकिन कोई भी उसको लेने के लिए नहीं आया। फिर ये समझ आया कि शायद वो बच्ची मूक और बधिर थी, बहुत प्यारी बच्ची थी, और लेकिन ऐसे अच्छे घर के परिवार के लोग भी, अगर बच्ची आपकी लाचार है तो आप उसे ऐसे गंगा जी में प्रवाहित कर दोगे, क्या मानसिकता है आपकी। तो फिर पुलिस विभाग ने उसी समय मुझे संपर्क कर लिया था, क्योंकि मैं व्यवस्थाएं कराने के थोड़े प्रयास रहती हूँ। तो हमने उसका फिर चेकअप कराया, उन्होंने कहा ये बच्ची ठीक हो सकती है, मतलब उसका पूरा ट्रीटमेंट तक नहीं उन लोगों ने कराया कि ये ठीक हो सकेगी। फिर हमने उसे ऐसी जगह पर भेजा जहाँ उसका ट्रीटमेंट भी हो सकेगा और वो सुरक्षित अपनी पढ़ाई और सुरक्षा के साथ रह सकेगी। तो हमारे समाज में कहीं ना कहीं इतनी कुरीतियाँ फैली हुई हैं कि इनका परिवर्तन बहुत आवश्यक है। लेकिन ये भी देखा जाता है और हम निरंतर देख रहे हैं कि जो सरकार की नई नई योजनाएं हैं, जैसे कि ये इतनी महत्वपूर्ण योजना पर आज हम इस विषय पर इस कार्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं, तो बेटियों को बचाने के लिए, बेटियों को शिक्षित करने के लिए, उन्हें पढ़ाने के लिए बहुत कुछ नया हो रहा है और समाज भी एक नए तरीके से इन्हें, इस चीज़ों को देख रहा है, इन चीज़ों को स्वीकार कर रहा है। ये हम सभी के लिए एक प्रोत्साहन के लिए और एक हम सभी के लिए एक बहुत खुशी की अच्छी बात है। मैम, आजकल बेटियों की सुरक्षा को लेकर जो हम बात करें, और हम सबसे पहले तो हम इस पर एक चीज़, ये प्रश्न मैं जोड़ना चाहूँगा कि आज के समय पे जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है, और क्योंकि ये कार्यक्रम भी हमारा जीवन शैली है, तो आपके नज़रिए से, आपकी सोच के अनुसार किस तरह की जीवन शैली बेटियों की होनी चाहिए? जी, देखिए, आप सरकार का जो कर्तव्य है वो जन्म पर निःशुल्क व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं, शिक्षा के लिए निःशुल्क व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं, जॉब के लिए पूरा सहयोग उपलब्ध है,
कोई आपका हुनर सीखना है, उसके लिए व्यवस्थाएं उपलब्ध है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी सोच जो है, इसके परिवर्तन की बहुत बड़ी आवश्यकता है, और ये परिवर्तन आ रहा है, निश्चित रूप से आ रहा है जी। इसमें हमें क्या करना है, एक जो मेरा निजी अपना एक्सपीरियंस है कि हमें शिक्षा के साथ संस्कार का जो प्रयास है वो हमें निश्चित रूप से करना चाहिए। टीचर्स भी सिर्फ एक विषय को पढ़ाकर अपनी जो जिम्मेदारी है उससे पूर्ण न माने और सोचें कि हर चीज़ को, हर विषय को हम संस्कार से अगर जोड़ दें तो ये सब घटनाएं बहुत कम हो सकती हैं। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि पैसे वाले बच्चे हैं, सब कुछ हैं, लेकिन संस्कार रहित हो रहे हैं, कहीं नशा कर रहे हैं, नशे की वजह से ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, कहीं वो किसी गलत सोसाइटी में पड़ जाते हैं। तो इन सब चीज़ों के पीछे जो दिखाई देता है वो एक स्नेह और संस्कार की कमी, जो मुझे लगता है कि जो हमारी भारतीय संस्कृति में कूट कूट कर भरी थी, फिर वो कहाँ चली गई, हम उससे कैसे भिन्न हो गए। हमें उस कर्तव्य को छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे हम कभी टीचर हैं, कभी हम पड़ोसी हैं, कभी माता पिता हैं, कभी रिश्तेदार हैं, कहीं भी किसी भी रूप में हम ये अपना संदेश किसी अपने छोटे जो भी हमारे होते हैं नई जनरेशन के, उन्हें समय समय पर हमें कर्तव्यनिष्ठ होकर प्रेरित करते रहना चाहिए। एक अभिभावक के नज़रिए से अगर हम देखें तो जो बच्चियां जो हैं, जो छात्राएं हैं, जो स्कूलिंग कर रही हैं, स्कूल जा रही हैं, तो वहाँ पर किस तरह की जिम्मेदारी को अदा करें उनके माता पिता, इस पर आप क्या कहेंगे? ये विचार मैं जानना चाहूँगा। जी, ये प्रश्न बहुत अच्छा है, क्योंकि बच्चियां आज पढ़ना चाहती है, वो आगे बढ़ना चाहती हैं, लेकिन कहीं ऐसा लगता है कि माता पिता उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हो जाते हैं और दूसरे शहर में भेजना, हॉस्टल में भेजना, वो डर जाते हैं कि कहीं कोई जो आजकल घटनाएं हो रही हैं हमारे बच्चे के साथ ही ना हो जाए। और निश्चित रूप से ये डर स्वाभाविक है, क्योंकि अभी वो लेवल हम प्राप्त नहीं कर पाए, हम अग्रसर हैं। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा अपने भी इनिशिएटिव होने चाहिए। जैसे बच्चियों को आज मोबाइल में इतने सारे सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो अपनी प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, उन्हें अवेयर रहें, उनको डाउनलोड कराएं, उनको एक्टिवली उन्हें यूज़ करना सिखाएं। दूसरी बात, पुलिस का 100 नंबर हम लोग जानते हैं, हर कोई व्यक्ति जानता है कि 100 नंबर पुलिस ने उपलब्ध किया है और पुलिस की बहुत अच्छी व्यवस्थाएं भी चल रही हैं, किंतु कितने लोगों ने कभी जीवन में डायल करके देखा है? कभी भी ऐसी परिस्थिति आई है तो जब लगता है कि लड़की सुरक्षित नहीं है, क्या उसने डायल किया? नहीं किया। तो ये हमारी अवेयरनेस और हमारी जो पहल है, इसके लिए कदम बढ़ना बहुत आवश्यक है। तो ये होना चाहिए। दूसरा, जहाँ पर बच्चा जा रहा है आपको उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। माता पिता सिर्फ भेजकर भी बेफिक्र ना हो, जहाँ हॉस्टल में जा रहे हैं उनसे उनके जो टीचर्स हैं, उनके जो वार्डन हैं, उनसे उनके विचार जाने कि हमारा बच्चा कैसा रह रहा है, रिपोर्ट है उसे बिल्कुल जाने और अपनी जिम्मेदारी को छोड़े ना। कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है कि बच्चे कि उन्हें पता ही नहीं होता बच्चा कहाँ जा रहा है, कैसे रह रहा है। तो ये जिम्मेदारियां तो हमारी आजीवन है, हमें निभानी चाहिए। तो ये भी हम सरकार से बिल्कुल आपकी बात सही है, अपेक्षा करते हैं, लेकिन हमें अपने कर्तव्य भी याद रखने चाहिए। जी मैम, जो जिस तरह से आज हम देख रहे हैं कि सामाजिक सुरक्षा की अभी हम बात करें तो साइबर क्राइम काफ़ी हद तक बढ़ रहा है। बेटियों की सुरक्षा को लेकर ये बड़ा ही एक ये चीज़ें सामने आ रही कि साइबर क्राइम बढ़ रहा है, तो इससे बचाव किस तरह से किया जाए? इसके पास हमारे पास बहुत सारी साइट हैं, मुझे भी एक पद दिया गया है इसमें। ये साइबर बुलिंग के खिलाफ है कि जैसे होता है कि आप कहीं पे फेसबुक पे कहीं पे आप कोई डालते हैं, एक आपकी निजता जरूर होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कैसी भी सेल्फी आप शेयर कर रहे हैं, आपकी निजता पे प्रश्न उठ सकता है। अगर आप सही हैं तो हम आपके साथ हैं, और इस तरह के आए दिन केसेस हमारे पास आते हैं कि जो बच्ची अच्छी है, अपनी परफॉर्मेंस कर रही है, उसके साथ हम हैं। तो आपको अपना दायरा समझकर इन चीज़ों का उपयोग करना चाहिए। और ये बताऊंगी, कहना चाहती हूँ कि सेल्फी डालने से कुछ नहीं होगा, अपने गुणों को शेयर करिए। आपके अंदर का जो टैलेंट है उसे निकालिए, आपकी स्टडी को निकालिए। गूगल पर कितना कुछ है, आप उसे शेयर कीजिए। आपकी सेल्फी शेयर करने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। मैम, हम जानना चाहेंगे क्या सुझाव आप देना चाहेंगे इस कार्यक्रम को? जी, सुझाव यही है कि एज ए मदर, एज ए टीचर और एज ए देशभक्त, जी,
मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारी जो देश की जिम्मेदारियाँ हैं, हमारे परिवार की जो जिम्मेदारियाँ हैं, जो हमारी स्कूल के प्रति जिम्मेदारियाँ हैं, हम उन्हें बना कर रखें। ऐसे ही आप जिस क्षेत्र में भी आते हैं, आप चाहे माता पिता हैं, आप पड़ोसी हैं, कोई भी हैं, आप अपनी जिम्मेदारियों को निभा कर रखें। बच्चों को अभी खुला छोड़ने का वक्त नहीं है, उन्हें प्रोत्साहन दीजिए, आगे बढ़ाइए। आपका सहयोग उन्हें बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएगा। जी मैम, आप हमारे कार्यक्रम में आई, आपने इस अभियान को लेकर के बेटियों से संबंधित इस बहुत ही खास विषय पर बातचीत की और अपने विचारों को हमारे साथ साझा किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार। तो दर्शकों, ये था आज का हमारा खास कार्यक्रम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पर, और जिस तरह से हम बेटियों को बचा सकते हैं, उन्हें सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, उन्हें स्वावलंबी बना सकते हैं। आज हम अपने इस कार्यक्रम में हमने आपके साथ अपने विचारों को साझा किया। हमें आशा है कि आपको हमारे कार्यक्रम ज़रूर पसंद आया होगा। इसी के साथ आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार।